नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने हरियाणा और हमारे क्षेत्र बाढ़ड़ा में खेलों की स्थिति के बारे में बात की और मुझे बहुत ही खुशी है कि इस वीडियो को इतनी सफलता मिली, आपने इतना प्यार दिया, इतने व्यूज मिले, तो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर एक सामाजिक जागरूकता की मुहिम चला रहा हूं। इस बार मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूं वो हरियाणा की शान ही नहीं बल्कि पूरे देश में हरियाणा की एक पहचान और महत्व भी है। मैं बात कर रहा हूं खेती यानी किसानी की। हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे देश का पेट भरने का काम करता है और पूरे देश को अनाज मुहैया कराता है। और कहीं कहीं तो ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा का कल्चर है एग्रीकल्चर। तो आइए शुरू करते हैं। हरित क्रांति के बारे में तो हम सब जानते ही हैं और उस दौरान पंजाब और हरियाणा ने पूरे देश का पेट पालने का काम किया। लेकिन ये हरित क्रांति क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सन 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी उच्च उपज की किस्में विकसित करने के लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। और इस हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारे खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं और चावल इनकी पैदावार में अप्रत्याशित बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। भारत में हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों का, ट्रैक्टर, सिंचाई की व्यवस्था, इसके साथ ही उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया गया। जब हरियाणा संयुक्त पंजाब से अलग हुआ तो वर्ष 1966-67 में खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो लगभग मात्र 23 लाख टन था, जो कि वर्ष 2000-2001 तक आते आते लगभग 133 लाख टन तक पहुंच गया था। और अगर मैं बात करूं कुछ पिछले सालों की तो 2019-20 में जो खाद्यान्न का उत्पादन हरियाणा में हुआ वो लगभग 178 लाख टन के आसपास था। और अगर 2021 की बात की जाए तो वो 183 लाख टन के आसपास रहा। तो ये जो वृद्धि हुई खाद्यान्न उत्पादन में हमारे प्रदेश में, उसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे किसानों की मेहनत का और इसके साथ ही कृषि संस्थान जो हैं उनके जो अनुसंधान रहे उसका इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व जो आर्यवंशी पूर्वों ने ही हरियाणा से कृषि युग का प्रारंभ किया था। पौराणिक कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि आदि रूपा मां सरस्वती के 48 कोस के उपजाऊ क्षेत्र को पहले कृषि योग्य बनाया गया और इस 48 कोस के क्षेत्र को ही पूर्वों के नाम से आज कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस कुरुक्षेत्र को पूरी भारतीय संस्कृति में आज बहुत ही पवित्र स्थान अर्जित है। कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा एक बहुत ही समृद्ध राज्य है और केंद्रीय भंडार में बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल देता है। जो हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल है वो हमारे देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है, मतलब 1.34% ही है। लेकिन जो पूरे देश में गेहूं का उत्पादन है उसमें 12% का योगदान अकेले हरियाणा से है। और जो हमारे हरियाणा प्रदेश के 65% लोग अपना जीवन यापन कृषि से ही आधारित है, यानी खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। और जो हमारे हरियाणा का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें खेती का योगदान लगभग 26.4% है। हमारे राज्य की अगर मुख्य फसलों की बात की जाए तो इसमें विशेषकर चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, इसके साथ ही सब्जियां और फलों का उत्पादन ज्यादातर होता है। और आजकल लोगों का रुझान है पिछले कुछ सालों से वो सब्जियों की पैदावार
या फिर बागवानी की तरफ भी काफी बढ़ा है। अगर मैं बात अपने क्षेत्र बागड़ा की करूं तो यहाँ पे ज्यादातर हर परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई उद्योग है नहीं और जो नौकरी है वो बहुत ही सीमित है। ये हमारे हरियाणा के दक्षिण भाग में हमारा क्षेत्र आता है और ज्यादातर जमीन जैसे आप सबको पता है रेतीली है। और सिंचाई की बात की जाए तो ये ज्यादातर भूमिगत जल और ट्यूबवेलों के द्वारा हमारे किसान उस जल के स्रोत पर निर्भर है। और नहरों का पानी भी कुछ हद तक एक बहुत ही सीमित उपलब्धता उसकी। और इसके साथ ही अगर हमारे क्षेत्र में फसलों की बात की जाए तो ज्यादातर कपास है, ग्वार है, बाजरा है या फिर सरसों है, गेहूं है, ज्यादातर यही फसलें अभी हम उगा रहे हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा किसान हमारे क्षेत्र में अभी सब्जी या हम कहें कि भाई बागवानी, इनकी तरफ भी लोग रुझान कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र बाजड़ा में किसानों और किसानी से संबंधित काफी समस्याएं हैं, तो उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और कैसे हम सब मिलकर उनका निवारण कर सकते हैं वो सुझाव भी आपके साथ साझा करूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस समय बाजड़ा में एक सब्जी मंडी की बहुत ही सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पे सब्जी मंडी होगी तो यहाँ पे जो सब्जियों की फसल है या फिर बागवानी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा और हमें अच्छे भाव भी मिलेंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ सिंचाई से संबंधित समस्या की तो एक बहुत ही बड़ा विकराल और विकट समस्या बनती जा रही, क्योंकि नहरों का पानी है बहुत ही एक सीमित जल की उपलब्धता है और जो भूमिगत जल है वो हर वर्ष उसका स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। और अगर हम इसकी समाधान की बात करें तो ज्यादातर गांव में प्रशासन ने तालाब या जोड़ बनवाए हैं, लेकिन बहुत कम जोड़ों तक नहर का पानी पहुंचा है। तो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाई जाए और उन जोड़ों में या तालाबों में पानी लगातार उपलब्ध रहे तो जो जल स्तर है वो रिचार्ज हो सकता है और जल स्तर बेहतर हो सकता है। और दूसरी, मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी जो बिल्कुल आधुनिक जो जल संचय कर सकते हैं, कम पानी से अच्छी फसल ले सकते हैं, वो है ड्रिप सिस्टम। तो उनको भी ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात करें हमारी जो मिट्टी है वो भी उसका जो फर्टिलाइजेशन है, उपजाऊ है, वो कम होता जा रहा है, क्योंकि लगातार फसल और उर्वरक के ज्यादा इस्तेमाल से उसकी उर्वरकता में काफी कमी आई है। तो इसके लिए भी किसान भाई जो नजदीकी कोई भी जो मिट्टी जांच केंद्र है, कोई कृषि विश्वविद्यालय है या फिर प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मिट्टी जांच केंद्र बनाए जहाँ पे अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और उसी के अनुसार किसानों को जागरूक करें कि भाई इनमें ये फसल ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये एक सुझाव रहेगा। और कहीं ना कहीं किसान भाई वो बिजली की समस्या से भी रूबरू होते रहते हैं, वो चाहे बार बार कट की समस्या हो या फिर जो हमारे बिजली घर उसमें ज़्यादातर आउटडेटेड हो चुके हैं, जो 20-20, 30-30 साल पहले शुरू किए गए। तो ये एक समस्या है और इसके लिए हमारी प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा, एक तो इन बिजली घरों को अपग्रेड किया जाए, जो लेटेस्ट ट्रांसफार्मर है या जो भी वो होना चाहिए। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, जो खेतों में लाइन है उसमें कुछ लाइनों के जो तार है वो काफ़ी नीचे या लूज हो जाते हैं, जिससे जो भी किसान खेत में जाता है तो गलती से ध्यान नहीं रहता, उससे जो पाइप है एल्यूमिनियम का वो कई बार टच कर जाता है और उससे एक बहुत ही किसान को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। और ये एक किसी भी किसान के परिवार के लिए ऐसा बोझ है वो झेल नहीं पाता। तो ये भी एक समस्या है। तो जो भी शिकायत आती है कि भाई यहाँ पे जो बिजली के तार वो ज़्यादा लूज हैं तो उनको तुरंत ठीक किया जाए। और इसके साथ ही आजकल जो हाई टेंशन वायर्स हैं जो खेतों में से जाती है तो उसमें एक प्रशासन को सही तरीके की गाइडलाइन बनानी चाहिए कि भाई किसी के खेत के ऊपर से लाइन जा रही है तो उसको इतना मुआवजा मिलेगा। अगर किसी किसान भाई का ट्यूबवेल या बोरिंग अगर लाइन के नीचे है तो उसको एक तय मुआवजा मिलना चाहिए। या फिर किसी किसान भाई का घर आ गया तो सबको एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई जाए और एक मुआवजा तय किया जाए ताकि उस पर कोई भी असमंजस ना हो। क्योंकि कई बार किसी किसान को
ज्यादा मिलता है, किसी किसान को कम मिलता है और इस पर बार बार धरने भी हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है बिजली की, जिसका ये समाधान होना चाहिए। इसके साथ ही कई बार किसानों को समय पर जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, जैसे यूरिया है, वो नहीं मिल पाती, उसके लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही विकट समस्या है, क्योंकि जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हम कुछ उर्वरक का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसकी उपलब्धता भी प्रशासन को एक अग्रिम तौर पर करवानी चाहिए, ताकि किसान की फसल खराब ना हो। और अगर मैं बात करूं, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि जैसे आप सबको पता है कि पर्यावरण में लगातार बदलाव हो रहा है, तो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे किसान भाइयों को कई बार ओलावृष्टि से या बेमौसम बारिश से या फिर सूखे से जूझना पड़ता है और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। उसका सही समय पर और सही मुआवजा नहीं मिल पाता। तो इसके लिए प्रशासन को स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए और जिनका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी किसान है वो पूरी वर्ष पूरे साल मेहनत करता है खेतों में, और जो भी वो खाद बीज या फिर ठेके पे लेना है वो सब पहले ही अदा कर चुका होता है। भाई फसल तो उनको बिल्कुल लास्ट में जो मिलता है, लेकिन उस समय भी उनको अप्राकृतिक ये जो आपदाएं उनसे जूझना पड़ता है। तो ऐसे समय में उनको प्रशासन की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि उनको मिलनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो उसमें कई बार सही मुआवजा उनको नहीं मिल पाया। ये समस्या भी है कि जागरूकता और प्रशिक्षण का भी कहीं ना कहीं अभाव है। अगर हमारे किसान भाइयों को समय समय पर गांव स्तर पर या खंड स्तर पर कोई भी प्रशिक्षण कैंप लगाकर उनको खेती की नई नई विधियों और नए नए जो भी सिंचाई या फिर उत्तम किस्म के बीज उर्वरक, इनके बारे में उनको लगातार जागरूक किया जाए, तो भी हमारी जो फसल है उसकी उपज बढ़ सकती है। और मैं सभी किसान साथियों से एक विशेष आग्रह भी करूंगा कि हमें धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही हमें सब्जियों की फसल है या बागवानी, उसकी तरफ भी अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। इससे हम अपनी आय को और ज्यादा बढ़ा सकते। मैं आशा करता हूं कि आज के इस टॉपिक पर आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कोई बिंदु मुझसे छूट भी गया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसको साझा कर सकते। और इसके साथ ही मैं हमारे क्षेत्र में जो भी सक्रिय किसान हैं या जो भी किसान यूनियन के साथी भाई, वो सभी बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा। और अगर कभी कोई भी समस्या से संबंधित कभी कोई आवश्यकता, तो मैं हमेशा तत्पर हूं।